आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस की। थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस कोई भी ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जिनके अंदर हीट किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होती है। थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस आर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड, चाहे हीट रिलीज हो रही हो, चाहे हीट अब्जॉर्ब या फिर रिक्वायर्ड हो किसी रिएक्शंस में। बस हीट का इन्वॉल्व होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन में हीट विल बी इन्वॉल्व इफ इन सम रिएक्शन और प्रोसेस अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है देन उस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस। तो थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस आर ऑफ मैनी टाइप्स। कुल मिला के देयर आर 4 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस, उनकी सबकी बात कर लेंगे अब। फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Exothermic process is such type of thermodynamic reaction in which or chemical reaction in which heat is involved. Heat is released. ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस ऐसा केमिकल और थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। हीट एनर्जी इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, इसलिए मैंने कहा थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन इज अ थर्मोडायनेमिक रिएक्शन, मगर इसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है, एक ही बात है। सो एज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन। कैसे याद रखना है, हमें पता है हीट इज रिलीज मतलब कि हीट का एग्जिट हो रहा है। सो एग्जिट के लिए हमें पता है ई एक्स से एग्जिट बनता है, EXIT, एंड EXOTHERMIC से एक्सोथर्मिक वर्ड बन गया। सो यहाँ से ट्रिक लगा लो, EX से बना एग्जिट, EX से बना एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज सच ए प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी का एग्जिट हो रहा है, रिलीज हो रही है हीट एनर्जी। बहुत बकवास हो गई। अब यहाँ पे किस फॉर्म में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को लिखते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को किस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स आ गए हमारे, A+B आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं। सपोज A+B बना रहा है यहाँ पे C, ये हमने बताया किस फॉर्म में लिखने रिएक्शन को, A+B C बना रहे हैं। और साथ ही साथ Q क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को मैं Q भी लिख सकती हूँ, हीट एनर्जी को मैं Q भी लिख सकती हूँ, एंड Q की जगह, स्मॉल q की जगह मैं इसको कैपिटल Q भी लिख सकती हूँ। सो A+B विल गिव अस C, एंड इफ यहाँ पे अगर Q भी रिलीज हो रहा है, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो मैं इसको +Q लिखूंगी, +Q। आई विल राइट इट एज +Q, स्मॉल q या फिर कैपिटल Q, कुछ भी लिख सकते हो। और इसकी जगह +Q की जगह, क्योंकि हमें पता है हीट एनर्जी या तो आती है या तो जाती है, इसलिए हम उसे ΔH भी लिख सकते हैं, कैपिटल H, ΔH। तो A+B गिव्स अस C, एंड साथ ही साथ हीट एनर्जी इज रिलीजिंग, कॉमा लगा के मैं लिखूंगी ΔH इक्वल्स टू -Q, क्योंकि यहाँ पे +Q था, मैंने इक्वल टू की उधर भेज दिया, RHS में भेज दिया, इट विल बिकम -Q। अब आपने अगर कैपिटल Q यहाँ पे लिखा होगा तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल Q लिखना पड़ेगा, बट माइनस, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा लिया और यहाँ पे मैंने कॉमा करके ΔH इक्वल्स टू -Q लिखा है। मतलब कि इसका, इस चीज़ का अलग से मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ΔH इक्वल्स टू -Q है, इसका मतलब हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी इज रिलीज अगर ΔH -Q के इक्वल लिखा हुआ है किसी भी रिएक्शन में। तो आप फटाफट बता सकते हो, अच्छा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या रिएक्शन है। एग्जाम्पल देख लो, C+O2 इसी फॉर्म में लिखे ना, A+B इक्वल्स टू C+O2। इफ यू कैन सी C+O2 will give us CO2, एंड साथ ही साथ हीट एनर्जी इज रिलीजिंग, एंड Q की वैल्यू हमें दी है, दैट इज -393.5 किलोजूल पर मोल। एंड यहाँ पे C+O2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एंड हीट एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 393.5 किलोजूल पर मोल को मैं इधर इक्वल टू हटा के ΔH, अगर नहीं लिखना है इसकी फॉर्म में, ΔH इक्वल टू -393.5 किलोजूल नहीं लिखना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। +393.5 किलोजूल का यहाँ पे मतलब है कि हीट एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक रिएक्शन इज द endothermic reaction. Now endothermic reaction is such type of thermodynamic reaction in which heat energy is absorbed और required, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एंटर करती है, एंटर EN से एंटर, EN से एंडोथर्मिक,
Endothermic reactions are such type of thermodynamic reactions in which heat energy is absorbed or required. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब इस एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? कोई भी रिएक्टेंस है साथ में, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, रिएक्टेंस ने साथ में यूज़ किया है हीट एनर्जी को, और रिएक्टेंस के साथ हीट एनर्जी भी यूज़ हुई है ताकि प्रोडक्ट बन सके सी. ये क्या है? एक्स के जी और के जी जो है, के जी क्या होता है? किलो जूल. ये हीट का यूनिट, हीट एनर्जी का यूनिट होता है. मतलब कि ये एनर्जी है, ये हीट एनर्जी को शो कर रहा है. एक्स के जी, एक्स की जगह जो भी वैल्यू होगी. अब क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है, किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिएक्टेंस के साथ अगर लिखना है तो प्लस एक्स के जी, मतलब कि एक्स की जगह जो भी वैल्यू होगी किलो जूल की, मतलब कि हीट एनर्जी की जो भी वैल्यू होगी. एंड अगर आपको प्रोडक्ट वाली साइड में लिखना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे जाके माइनस लिखना पड़ेगा. सो A प्लस बी विल गिव अस C, एंड साथ ही साथ हीट एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब्ड हियर. इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड अगर इस चीज़ को एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिखने लगी हीट एनर्जी को, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे आई विल राइट इट एज माइनस एक्स के जी. के जी इज यूनिट, एक्स इज वैल्यू. माइनस लगेगा जब मैं इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में माइनस लगेगा हीट एनर्जी के साथ, हीट एनर्जी की वैल्यू के साथ, क्योंकि मैं इसे प्रोडक्ट में लिख रही हूँ. इसका मतलब अगर रिएक्टेंट पे होता तो प्लस में होता, प्लस एक्स के जी, मतलब कि एब्जॉर्ब हुआ है. माइनस एक्स के जी अगर प्रोडक्ट वाली साइड में लिखा है, इसका मतलब हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसे डेल्टा एच की फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मेरे को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा. यहाँ पे इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो प्लस एक्स के जी, प्लस का मतलब इन्वॉल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड, रिक्वायर्ड. ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस वैल्यू आएगी अगर हीट एनर्जी की, तो इसका मतलब आप समझ जाना इट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. या तो प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट वाली साइड में लिखना है तो लिखो, मगर रिएक्टेंट वाली साइड में सामने पता चल जाएगा. अगर रिएक्टेंट्स के साथ आपने प्लस एक्स के जी जो भी एक्स वैल्यू है प्लस हीट एनर्जी लिखा है, तो मतलब कि हीट एनर्जी आपने यूज़ की है, एब्जॉर्ब की है, उस रिएक्शन ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है रिएक्टेंट्स के साथ. एंड उसी को आप RHS में यहाँ पे एरो को उस साइड भेजने के लिए माइनस साइन लगा सकते हो. और यहाँ पे अगर आपको डेल्टा एच की इक्वल टू लाना है इसके, तो आपको माइनस का यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, वो भी प्रोडक्ट वाली साइड में ही, मगर कॉमा लगा के अलग से. मतलब कि ये शो कर रहा है कि हीट एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व थी, यूज़ हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी इस रिएक्शन के दौरान. A प्लस बी जब C के इक्वल आया, A प्लस बी जब रिएक्ट करके C बनाया, जब A प्लस बी ने रिएक्ट करके जब C बनाया, तब A प्लस बी ने हीट एनर्जी को भी यूज़ किया था, तब जाके C बन पाया. हीट एनर्जी वॉज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड प्लस एक्स के जी का ये मतलब है. अगर माइनस एक्स के जी हुआ तो इसका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एक्स के जी, मतलब कि माइनस का मतलब बाहर निकली है हीट एनर्जी, माइनस का मतलब बाहर निकली है हीट एनर्जी, और प्लस का मतलब इन्वॉल्व हुई है हीट एनर्जी, एब्जॉर्ब हुई है हीट एनर्जी. लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तब ये हीट एनर्जी का यूज़ भी करते हैं ताकि ये CO बना सके. डेल्टा एच इज एनर्जी इंथैल्पी, हाई हीट एनर्जी इंथैल्पी. डेल्टा एच लिखा क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है हीट एनर्जी का, और यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस 164 किलो जूल प्लस मोल है. इसका मतलब ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. इसका मतलब ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो अगर डेल्टा एच प्लस के इक्वल आया है, अगर डेल्टा एच के आगे प्लस साइन लगा है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक, अगर माइनस तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. और रिवर्सिबल रिएक्शन ना, ये वन स्टेप प्रोसेस होता है. इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट तो फॉर्म कर लेते हैं, मगर उसी वक्त एक ही स्टेप के अंदर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बन जाता है, कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को. सो रिवर्सिबल रिएक्शन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट है, इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू रिएक्टेंट. और ये एक स्टेप है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट वापस अगेन अपने आप को रिएक्टेंट में फॉर्म कर रहा है उसी वक्त. ठीक है, मतलब कि किसी और फॉर्म में नहीं जा रहा प्रोडक्ट, पहले किसी और फॉर्म में गया,
फिर किसी और फॉर्म में, फिर रिएक्टेंट बना, ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और सीधे सीधे प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना लेगा, मतलब प्रोडक्ट अपने आप को रिएक्टेंट की फॉर्म में ले आएगा, वापस रिएक्टेंट की फॉर्म में ले आएगा। अगेन रिपीट, रिवर्सिबल रिएक्शन इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट्स इनटू रिएक्टेंट। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शंस अभी तक आपने देखे ना, ये रिवर्सिबल, एक तरीके के रिवर्सिबल रिएक्शंस थे। कैसे? मतलब इसमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। आप उधर नहीं देखना, बाकी रिएक्शंस तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला, एक्चुअली में उधर नहीं दिमाग लाना, आप बस इधर फोकस करो। इसका मतलब क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, सिंपल बात। Reactant converts into product. So irreversible reaction is such type of reaction in which reactant converts into product only, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। फिफ्थ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक रिएक्शन इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस से ना आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की याद आ जाएगी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। मैंने इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के लिए अपनी फिंगर एक ही जगह पे रखी। इन विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, इन विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। तो आप देख सकते हो साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस ही हो, मतलब कि एक ही बारी कोई चीज रिएक्टेंट कन्वर्ट की प्रोडक्ट में और वापस रिएक्टेंट में बन गई। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ये ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है जो कि रिवर्सिबल भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, इसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन गया एक ही स्टेप में, किसी और फॉर्म में नहीं घुसा प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन गया। तो ये तो हमने रिवर्सिबल में देखा था। जी हाँ, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन साइक्लिक प्रोसेस होता है एक्चुअली, मगर हर साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होता है। रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में फॉर्म करता है, अपने आप को प्रोडक्ट फॉर्म करता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना लेता है, सिंपल। मगर साइक्लिक प्रोसेस में प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में जा सकता है, फिर वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए ने बनाया बी से बना हमारा सी, बी फिर वापस जो प्रोडक्ट बना था ए की वजह से वो किसी और सी फॉर्म में चला गया, सी से डी बना एंड डी से वापस ए बन गया। तो जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट वो सेम रहा। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, मगर ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल ये होता है सिंगल स्टेप। हाँ, इसमें भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, मगर रिवर्सिबल की सीधी डेफिनेशन ये है कि रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन फॉर्म्स, सीधी बात, रिएक्टेंट। मगर यहाँ पे प्रोडक्ट किसी और फॉर्म में जाकर भी रिएक्टेंट बना सकता है, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पर भी किसी भी फॉर्म में और कितने भी स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, चाहे 1, चाहे 4, चाहे 3, कितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, मगर बनेगा वही, वापस रिएक्टेंट वही बनेगा, वापस प्रोडक्ट वही बनेगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दिस केस विल बी सेम साइक्लिक प्रोसेस में। देखो ए, यहाँ पर ए से बना बी फिर सी के फॉर्म में गया, सी से फिर वापस ए बना। सो ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। So cyclic process is just a thermodynamic process in which initial and final points are same. And हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, जितने मर्जी स्टेप्स इन्वॉल्व हो, बट वो साइक्लिक प्रोसेस ही होगा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ साइक्लिक प्रोसेस या रिएक्शन, बट एवरी साइक्लिक प्रोसेस या रिएक्शन इज नॉट अ रिवर्सिबल। अब क्योंकि मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया, तो मैं आपको एक और टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि यहीं से बता दूंगी। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें यही होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन जाता है, मगर इस रिएक्शन का नाम है इक्विलिब्रियम। और इसमें एरोज ऐसे बनेंगे, ना कि ऐसे एरोज बन रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शन में, और ऐसे एरोज बनेंगे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, ये तो रिवर्सिबल के एरोज है, मगर मैं आपको समझा रही हूँ। इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना लेता है, मगर
विद द सेम स्पीड, उसी सेम स्पीड से जिस स्पीड से ए ने बी बनाया उसी स्पीड से बी वापस ए बन जाता है, तो हम उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। है ये भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम भी रिवर्सिबल ही है। क्यों? क्योंकि ए बी बना, बी वापस ए बना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना। बस इक्विलिब्रियम इसलिए कह दिया मैंने क्योंकि इसमें सेम स्पीड से बना, और एरोज ऐसे बनेंगे क्योंकि इसमें सेम स्पीड से बना, इसलिए इक्विलिब्रियम। मगर है तो ये रिवर्सिबल ही ना। और रिवर्सिबल वरना होता तो नॉर्मल ऐसे है, ए बी में बना, बी ए में बना, स्पीड जैसी भी हो। सो ये दोनों ही इक्विलिब्रियम और ये रिवर्सिबल दोनों ही है हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल दोनों के दोनों में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इस रिएक्शन में देखोगे तो इनिशियल पॉइंट भी यही था, फाइनल पॉइंट भी यही है। इस रिएक्शन में देखोगे इनिशियल पॉइंट भी यही था, फाइनल पॉइंट भी यही है। दोनों में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए ये दोनों साइक्लिक रिएक्शन हुए या फिर साइक्लिक प्रोसेस हुए। मतलब कि ये वाला तो हमारा इक्विलिब्रियम था और रिवर्सिबल भी था, ये वाला भी रिवर्सिबल, ये दोनों रिवर्सिबल, ये इक्विलिब्रियम मगर रिवर्सिबल भी। तो इन दोनों को मैंने रिवर्सिबल के अंदर लिखा। एंड ये दोनों साथ ही साथ साइक्लिक भी है, साइक्लिक में वरना नॉर्मल जैसा भी हो सकता है उसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ, सी ए में कन्वर्ट हुआ, ये भी हमारा साइक्लिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शंस हमारे साइक्लिक है, ये तीनों के तीनों रिएक्शंस आर साइक्लिक। तो ये तीनों रिएक्शन साइक्लिक है। तो हम एक और बात कह सकते हैं दैट एवरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज साइक्लिक एंड रिवर्सिबल, बट एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट equilibrium. It is not necessary that every reversible reaction will be equilibrium, है ना। रिवर्सिबल ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं स्पीड सेम हो। तो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मगर इक्विलिब्रियम होता रिवर्सिबल ही है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन, एवरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज साइक्लिक एंड रिवर्सिबल। दोनों को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर डाला है ना, दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, साइक्लिक भी है, मगर हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं होता, हर एक साइक्लिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं होता, क्योंकि साइक्लिक रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन मस्ट बी इक्विलिब्रियम एंड एवरी साइक्लिक रिएक्शन मस्ट बी इक्विलिब्रियम, क्योंकि बाकी भी तो है। तो बहुत खींचा मैंने इस बात को, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत पकाया इस बात के लिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड इसके बाद थर्मोडायनेमिक रिएक्शन का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, तो इसको मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगी आपको। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शन की। व्हाट इज दिस थर्मोडायनेमिक फंक्शन? डायनेमिक फंक्शन तो ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट, अनदर इज पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो होता है ये ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। रिएक्शन में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या थे, उन चीज को सिर्फ उसी चीज पर डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन रिएक्शन के पाथ पर नहीं डिपेंड करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है रिएक्शन। thermodynamic function, it is such thermodynamic function which is independent of reaction path का reaction of the path, and it only depends upon initial and final state of the reaction. State function ऐसा thermodynamic function होता है which only and only depends upon initial and final state. It does not depends upon path. ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल वैसा ही स्टेट फंक्शन को भी उसी तरीके से समझ लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। किस पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट? आप सबको पता है, आप सबको इतनी नॉलेज है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वैसे स्टेट फंक्शन भी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। मैं स्टेट वर्ड जानबूझ के बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल
स्टेट, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह। मगर दूसरा चीज़ जो है, दूसरा जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है विच इज़ द पाथ फंक्शन, इसका केस इज नॉट दैट ऑफ स्टेट फंक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज सच थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ रिएक्शन। पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, कितना सिंपल है। जो पाथ फंक्शन होता है रिएक्शन के पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन को रिएक्शन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था, स्टेट क्या था, इनिशियल और फाइनल स्टेट, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। इसको पाथ फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के पाथ से फंक्शन मतलब है। पाथ फंक्शन इज सच अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ओनली अपॉन द पाथ ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल, स्टेट फंक्शन की एग्जाम्पल डेल्टा ई। अब ये क्या आ गया, डेल्टा ई, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा कैपिटल ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो अब मैंने यही एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट से लेना देना है इसका। तो डेल्टा ई का मतलब होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, है ना। तो डेल्टा आ गया ना जहाँ पे, समझ लो वो स्टेट फंक्शन है। जहाँ पे डेल्टा आ गया वो स्टेट फंक्शन है। जैसे कि डेल्टा एच, मतलब कि डेल्टा वाले तो होंगे ही स्टेट फंक्शन, और बाकी भी होंगे जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड करते होंगे जो फंक्शन, वो भी स्टेट फंक्शन होंगे। और साथ ही साथ डेल्टा वाले भी स्टेट फंक्शन होंगे, जैसे कि डेल्टा एच। डेल्टा क्या है, हीट एनर्जी। एंड डेल्टा ई, दोनों के दोनों में फाइनल और इनिशियल स्टेट मैटर करते हैं, स्टेट फंक्शन है दोनों के दोनों। और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्प्लेसमेंट भी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी हम पाथ नहीं देखते, हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं। वेलोसिटी में भी हम पाथ नहीं देखते। वेलोसिटी क्यों बोला, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी स्पीड से डिफरेंट है, स्पीड में हम पाथ मैटर करती है स्पीड में, वेलोसिटी में पाथ का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। So velocity, displacement, delta h, delta e are the state functions. And path function examples are work done, work done. Work done मतलब कि अगर मैंने सपोज कर लो, एग्जाम्पल देखते हैं वर्क डन की, मैंने कम रास्ता कवर किया, कम पाथ कवर किया, तो मेरा वर्क भी कम किया मैंने, ठीक है। ज़्यादा रास्ता कवर किया तो वर्क डन भी ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से किस पे डिपेंड किया वर्क डन, पाथ पे। तो इट इज़ अ पाथ फंक्शन। क्यू, हीट एनर्जी, ये भी पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ पे डिपेंड करता है, हीट एनर्जी। स्पीड भी पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस भी पाथ पे डिपेंड करता है। सो स्पीड, डिस्टेंस, वर्क डन, हीट एनर्जी आर द पाथ फंक्शंस बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का टॉपिक। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सेकंड वन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल आ जाती है वॉल्यूम एंड हीट एनर्जी। देखो हीट, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि मास पर डिपेंड करती हैं, सेम मैटर के लिए उसके मास पर डिपेंड करती है। जैसे कि हीट एनर्जी, वॉल्यूम, क्या ये मास पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन मास, हीट डिपेंड्स अपॉन मास। तो ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मतलब कि ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मास कितना है फॉर सेम मैटर और कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब कि उसी मैटर का अगर मैंने कम वॉल्यूम ले लिया तो मास उसका अलग होगा, ज्यादा वॉल्यूम ले लिया तो मास उसका अलग होगा। मास क्योंकि मैटर करता है वॉल्यूम। सो सीधी सी बात है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर सच प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर सेम मैटर और कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स आर वॉल्यूम एंड हीट एनर्जी। Now extensive properties, intensive properties are those thermodynamic properties which are independent. Intensive properties independent from amount of substance for same matter. उसका सब्सटेंस कितना मास है सब्सटेंस का, उससे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ एक मटेरियल आयरन रॉड ले लो, उसकी डेंसिटी अगर मैंने आयरन रॉड को लंबा कर दिया, सपोज करो इतनी आयरन रॉड थी, अब मैंने उस आयरन रॉड को इतना कर दिया, तो क्या उस आयरन रॉड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी?
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने मास बढ़ा दिया तो डेंसिटी तो चेंज करेगी क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे। नहीं नहीं, प्रैक्टिकली सोचो, फॉर्मूला पे मत जाना प्लीज। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आपको कह रही हूँ फॉर्मूला के ऊपर मत जाना। डेंसिटी जो है क्या वो आयरन रॉड की डेंसिटी उसके मास पे डिपेंड करेगी? इतनी आयरन रॉड थी, उसकी जो भी डेंसिटी, उसका गाढ़ापन जो था क्या वो उसके मास पे डिपेंड करेगा? इतनी आयरन रॉड लो, इतनी आयरन रॉड लो, है तो आयरन रॉड ही ना, मास तो उसका जितना भी हो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना। दैट इज अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर सेम मैटर। जैसे कि डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम म्यू प्रोनाउंस करते हैं, जो आपके सामने ये लिखा है ना यू जैसा दिखने वाला, इसे म्यू प्रोनाउंस करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर सच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर सेम मैटर। डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मास पर डिपेंड नहीं करता। देखो अगर मैंने एक ही टाइप का जो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करने के लिए एक ही टाइप का मैंने कोई मेटल ले लिया, कोई शीशा ले लिया, अब मैं उसका मास जितना बढ़ा लूँ तो क्या उससे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी? नहीं, मास बढ़ाने से उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सब्सटेंस का मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी भी नहीं डिपेंड करती। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर सच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर सेम मैटर। डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम एंड हीट एनर्जी हैव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, जो कि नहीं डिपेंड करती, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? अभी हमने क्या क्या देखा अभी तक, क्या क्या डेफिनेशंस देखी? थर्मोडायनेमिक फंक्शन, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक फंक्शंस क्या थे? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। डायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या थी? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में आप समझ लेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को आप इस बात से समझो, देखो आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उतनी ही एनर्जी से उसे वापस थप्पड़ मारते हो, सिंपल बात। दिस इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको किसी ने हीट एनर्जी ट्रांसफर की, उतनी ही एनर्जी से आपने हीट एनर्जी किसी और को ट्रांसफर की। So if system A transfer heat energy into system B and equal heat energy transferred from system B to system A, then both the systems are arranged in, we will say that both the systems are arranged in thermodynamic equilibrium. अगर A ने हीट एनर्जी ट्रांसफर की B को और B ने वापस उतनी ही इक्वल हीट एनर्जी ट्रांसफर की A को, तो हम कहते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स जो हैं A और B, ये दोनों के दोनों सिस्टम्स आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. So if system A transfers heat energy to system B and system equal heat energy is transferred from system B to system A, then we will say that these both systems A and B are in thermodynamic equilibrium. नेक्स्ट जो चीज़ हमने समझनी है, ये एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, एक लॉ है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसे बस हमने इसकी बस स्टेटमेंट देखनी है. तो ये लॉ कहता है जब भी सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ इंडिविजुअली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अरेंज होता है और सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ भी इंडिविजुअली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अरेंज होता है, तब ऑटोमेटिकली सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं. So whenever system A is arranged with system B in thermodynamic equilibrium, then and system C individually, then system B and system C are in thermodynamic equilibrium. Automatically system B and system C are in thermodynamic equilibrium. अगर A B का दोस्त है, A C का दोस्त है individually, तो B C के दोस्त बन जाएंगे automatically. This is the thermodynamic zeroth law of thermodynamics. ठीक है.
So it says whenever system A is arranged in thermodynamic equilibrium with system B and system C individually, then system B and system C are automatically arranged in thermodynamic equilibrium. This is the zeroth law of thermodynamics. I hope it is clear to you. तो आज की इस वीडियो की बात यहीं तक खत्म होती है. See you in the next video.